नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल से। हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले सालों में पूछे गए जीएस और जीके के प्रश्न। तो जो आपका एग्जाम है रेलवे का, जैसे आरपीएफ की एग्जाम डेट आ गई है ना, तो उसके साथ साथ ग्रुप डी की आने वाली है एग्जाम डेट, एनटीपीसी आरआरबी की है, और रेलवे के जितने भी अन्य एग्जाम हैं उन सब के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम क्वेश्चंस होते हैं, आधा घंटे का सेशंस होता है, तो आराम से कभी भी कहीं भी देख सकते हैं आप इसको। आपको फायदा क्या होगा, यहाँ पे एक तो आपको पिछले सालों के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, साथ ही साथ उनके डिस्कशन में जो इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है उससे भी आप जो है क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे एग्जाम में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। क्लास 6 है ये वाली, जो क्लास है क्लास नंबर 6 है, रेलवे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, जो अब अपकमिंग एग्जाम है रेलवे के। ठीक है, चलिए प्रश्न है पहला आपका, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर अंडरलाइन टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। देखिए, एक दो सवाल कभी कभार कंप्यूटर के इंक्लूड कर दिए जाते हैं, हालांकि ऑफिशियल सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो कंप्यूटर के कभी कभार क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपका पूछा गया था रेलवे के, जो पीछे के पेपर देखे तो उसमें पूछा गया। ठीक है, तो यहां देखें, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर अंडरलाइन टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। तो यहां पे ध्यान रखना, जैसे कि कुछ भी आप लिखें, फॉर एग्जाम्पल आप रेलवे लिख रहे हैं, रेलवे। ठीक है, अब आप चाहते हैं एमएस वर्ड में आपने रेलवे लिखा है, आप चाहते हैं रेलवे के नीचे ये अंडरलाइन हो जाए। तो अंडरलाइन करने के लिए क्या करना होगा, इस रेलवे जो लिखा हुआ है टेक्स्ट, इसको सिलेक्ट करके आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस यू प्रेस कर देंगे। कीबोर्ड से क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस यू प्रेस कर देंगे, तो जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। फिर से इसको अंडरलाइन को हटाना चाहते हैं तो फिर से सिलेक्ट करके जो है अंडरलाइन को डिसेबल कर दीजिए, समझिए। तो फिलहाल अभी याद रखें, किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, फॉर एग्जांपल यहां से लेके ये लिखा हुआ है आपके एमएस वर्ड में, इसको ऐसे अंडरलाइन करना है आपको, तो कंट्रोल प्लस यू प्रेस कर देंगे, अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज होती हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में काम करते वक्त, जैसे कि कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल प्लस एक्स कट करने के लिए, और कंट्रोल प्लस वी पेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ये तो कॉमन चीजें हैं, आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो आप यूज करते होंगे। ठीक है, जनरल चीजें पूछी गई हैं। आगे देखें, वेयर डज अ डिलीटेड ईमेल गो। जो आपके इनबॉक्स में, फॉर एग्जांपल आपकी ईमेल आईडी बनी हुई है जीमेल पर बनी हुई है, तो जब आप अपनी ईमेल को ओपन करते हो तो इनबॉक्स जो होता है, इनबॉक्स में मेल आती है। कोई भी पर्सन अगर आपको मेल करता है तो वो कहाँ आती है, इनबॉक्स में आती है। अब आप चाहते हैं कि इनबॉक्स में बहुत सारी मेल हो गई हैं, मुझे डिलीट करना है, तो आप मेल को डिलीट कर दीजिए, क्लिक करके, राइट क्लिक करके उस मेल को डिलीट कर दीजिए। अदरवाइज हर मेल के सामने ऐसा चेक बॉक्स आता है, ऐसा इस प्रकार का चेक बॉक्स आता है, आप इसको माउस से क्लिक करेंगे तो ये टिक हो जाएगा, इसको क्लिक करेंगे ये टिक हो जाएगा, और फिर डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, डिलीट प्रेस कर दीजिए, आप ये डिलीट हो जाएगा। सवाल ये पूछा है कि जो ईमेल आप डिलीट कर देते हैं वो जाती कहाँ है, जो ईमेल आप डिलीट कर देते हैं वो जाती कहाँ है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है भाई, तो देखो, ईमेल जो डिलीट करते हैं वो कहाँ जाती है, क्या इनबॉक्स में जाती है, तो इनबॉक्स में तो नहीं जाती, क्योंकि इनबॉक्स में तो जो न्यू मेल आती है, दूसरा कोई भेजता है हमें, तो वो आती है इनबॉक्स में, तो नई मेल आती है। सेंट आइटम में वो वाली मेल आती है जो हमने किसी को सेंड की है। ठीक, ड्राफ्ट में कौन सी मेल आती है, जो सेंड नहीं हो पाई है, हमने भेजी तो लेकिन सेंड नहीं हो पाई, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, इस वजह से वो ड्राफ्ट में चली जाती है। टी, ट्रैश फोल्डर,
तो एक ट्रेस फोल्डर ना होता है, वहां पे जो डिलीट की हुई मेल है वो आप उसको दोबारा से चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए गलती से आपसे कोई मेल डिलीट हो गई, अब तुरंत आपको याद आया, अरे ये तो गलत कर दिया मैंने, डिलीट कर दी, इसकी तो जरूरत थी, इसमें तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। तो फिर आप क्या करेंगे, तुरंत ट्रेस फोल्डर पे जाएंगे और वहां से उस ईमेल को रिकवर कर सकते हैं, वहां से उस ईमेल को चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। तो जो डिलीट की हुई ईमेल है वो कहां पर स्टोर हो जाती है, ट्रेस फोल्डर में स्टोर हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। यहां देखें, द इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाईकैमरल बिफोर द फर्स्ट टाइम बाय। देखिए, भारत में जो लेजिस्लेचर है, भारत में जो विधायिका है, भारत में जो विधायिका है, वो विधायिका द्विसदनीय विधायिका कब बनी, वो विधायिका द्विसदनीय विधायिका कब बनी, द्विसदनीय विधायिका कब बनी। तो द्विसदनीय विधायिका का मतलब होता है कि कानून बनाने के लिए विधायिका के दो सदन काम कर रहे हों, कानून बनाने के लिए विधायिका के दो सदन काम कर रहे हों, है ना। तो ये इंडिया में पहली बार जो विधायिका है वो बाईकैमरल कब बनी, ये बताना है, तो ध्यान रखना। एक एक्ट आया था, भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, ये एक्ट आया था एक, भारत सरकार अधिनियम, कौन सा, 1919 वाला, भारत सरकार अधिनियम 1919 वाला एक्ट आया था। इस एक्ट के माध्यम से जो विधायिका थी उसको द्विसदनीय विधायिका बना दिया गया, यानी कि दो सदन बना दिए गए। तो आंसर हो जाएगा क्या, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ये ध्यान रखना है। तो अब अगर वर्तमान में हम बात करें, जैसे आजादी के बाद अब वर्तमान में बात करें आज के दौर में हम, तो हमारी जो केंद्र की विधायिका है, हमारी जो केंद्रीय विधायिका है, यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है, केंद्रीय विधायिका है, इसके दो सदन हैं, एक को हम बोलते हैं लोकसभा, और दूसरे को हम बोलते हैं राज्यसभा, एक को हम बोलते हैं लोकसभा और दूसरे को बोलते हैं राज्यसभा। तो अभी वर्तमान में जो केंद्र की विधायिका है, यानी कि पार्लियामेंट, ये किसकी बात कर रहे हैं, केंद्र की विधायिका मतलब पार्लियामेंट, संसद। तो जो संसद है उसके दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, ध्यान रखना है। द्विसदनीय विधायिका है सेंट्रल लेवल पर, केंद्र के स्तर पर आज भी द्विसदनीय विधायिका है। साथ ही अगर हम बात करें कि सर राज्यों में भी क्या द्विसदनीय विधायिका होती है, तो जी हां, राज्यों में अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इन छह राज्यों में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, द्विसदनीय विधायिका है, यानी कि इन राज्यों के अंदर भी कानून बनाने के लिए दो हाउस काम करते हैं। एक को बोलते हैं विधानसभा, एक हाउस को बोलते हैं विधानसभा और दूसरे को बोलते हैं विधान परिषद, दूसरे को क्या बोलते हैं, विधान परिषद, ठीक है। तो ये दो हाउस काम करते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो ध्यान रखना, भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो किया गया है, संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है, ब्रिटेन से कॉपी की है, और भारत में केंद्र के स्तर पर तो संसदीय प्रणाली है और राज्यों के अंदर भी संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली का मतलब कि वास्तविक जो सरकार का मुखिया है, रियल हेड जो होगा, वो केंद्र के स्तर पर प्रधानमंत्री और राज्य के स्तर पर सीएम, चीफ मिनिस्टर, ये होते हैं। तो इन दोनों में, केंद्र में और राज्य में, कौन सा सिस्टम फॉलो होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो होता है दोस्त,
ठीक है, आई होप ये बात समझ आ गई होगी आपको। और ध्यान रखना, केंद्र की जो विधायिका है वो उसके 2 हाउस होते हैं और तीसरा एक अंग होता है उसका, उसे बोलते हैं राष्ट्रपति। उसे क्या बोलते हैं दोस्त? राष्ट्रपति बोलते हैं। तो संसद के 3 अंग होते हैं, इन 3 अंगों में 2 सदन होते हैं और एक राष्ट्रपति होता है। ऐसा किसमें कहा गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79, आर्टिकल 79 में ऐसा बोला गया है कि पार्लियामेंट हैज 3 ऑर्गन्स, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। आगे चलें। Who among the following persons was not a member of the cabinet mission? निम्नलिखित में से कौन सा वो व्यक्ति था जो कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था? बता दो भाई जल्दी से। तो देखें, कैबिनेट मिशन योजना का जो सदस्य थे वो पैंथिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, एबी अलेक्जेंडर थे, लेकिन विलियम वुड नहीं थे। विलियम वुड कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन 1942 में पहले आता है, उसके बाद कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन, तो इसके बिहाफ पर क्या हुआ? संविधान सभा, संविधान सभा की बात करता है ये, है ना, संविधान की बात करता है, तो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई रहते हैं। तो कैबिनेट मिशन जो आया था ब्रिटेन से, उसमें ये 3 मेंबर थे, लेकिन विलियम वुड मेंबर नहीं थे, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्लियर? इसके बाद फिर एक माउंटबेटन प्लान आता है, माउंटबेटन प्लान आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसके बिहाफ पर फिर जो है संविधान सभा संविधान निर्माण का काम करती है। और यहां पे ध्यान रखेंगे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अलग हो जाती है और इंडिया अलग संविधान सभा बन जाती है। ठीक है, दोनों की संविधान सभा संविधान बनाने का काम करती है अपने अपने देश के लिए। 14 अगस्त को एक आजाद हो जाता है आगे चल के, और 15 अगस्त को भारत आजाद हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। Who wrote a book describing the theory of economic drain of India during British rule? तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक पलायन के सिद्धांत का वर्णन करने वाली पुस्तक किसने लिखी? आर्थिक पलायन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन। इसका मतलब है भारत का जो टैलेंट है विदेशों में पलायन कर रहा है, जा रहा है, तो इससे रिलेटेड जो किताब है ब्रिटिश रूल के टाइम पर, ब्रिटिश शासन के टाइम पर किसने लिखी है? तो ध्यान रखना, दादा भाई नौरोजी। किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने। क्लियर? तो ये याद रखना है आपको। और पहली बार ये जो राष्ट्रीय आय से संबंधित जो डेटा है वो भी दादा भाई नौरोजी ने दिया। और एक और चीज जो ध्यान रखेंगे आप, कि दादा भाई नौरोजी ने बहुत सारे ऐसे सिद्धांत दिए देश के आर्थिक विकास से संबंधित और जनसंख्या के आंकड़ों से संबंधित, राष्ट्रीय आय से संबंधित। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ड्रेन ऑफ ये अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये भी किताब इनकी है। और ड्रेन थ्योरी वाली जो किताब है वो भी इन्हीं की है। ठीक है, ड्रेन थ्योरी वाली जो किताब है वो भी इन्हीं की है। क्लियर? ध्यान रखेंगे आप। तो ये जो किताब है वो आप रिलेट किससे कर सकते हैं? ये जो किताब है वो आप इकोनॉमिक्स से रिलेट कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स की से रिलेटेड ये किताब है जिसमें थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन की बात की है। यहीं
इसी से संबंधित कुछ और किताबें भी हैं, मैंने पिछली बार भी बताया है आपको। जैसे कि एक किताब है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, एक किताब है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। कौन सी किताब है? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ये भी एक बुक है। अब ये जो किताब है वो किसने लिखी है? तो सर एम विश्वेश्वरैया ने लिखी है। किसने लिखी है? एम विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया ने लिखी है। ये ध्यान रखेंगे आप। क्लियर? आगे देखें हम। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस दैट इज 1857 स्टार्टेड फ्रॉम, ये जो भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन था, जिसे बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है और इसे हम 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। तो 1857 की जो क्रांति हुई उसकी शुरुआत कहां से हुई? उसकी शुरुआत कहां से हुई? लखनऊ, झांसी, मेरठ और कानपुर। तो ध्यान रखना 10 मई 1857 ये दिन क्या है? 10 मई 1857 का ये दिन है। 10 मई 1857 का ये दिन है जब मेरठ में जो है मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया क्यों? तो ध्यान रखना, एक एनफील्ड राइफल लॉन्च की थी इन्होंने, एक एनफील्ड राइफल अंग्रेजों ने बनाई। इस एनफील्ड राइफल में जो कारतूस इस्तेमाल किए जाते थे, कार्टेज जो कारतूस इस्तेमाल किए जाते थे, वो कारतूस गाय और सूअर की चर्बी से बने होते थे। किसकी? गाय और सूअर की चर्बी, इनकी चर्बी का इस्तेमाल इसमें होता था। अब बात यह है कि इन कारतूस को एनफील्ड राइफल में डालने से पहले इन्हें मुंह से छीलना पड़ता था। इन कारतूस को रॉयल एनफील्ड, इन कारतूस को एनफील्ड राइफल में डालने से पहले मुंह से छीलना पड़ता था। तो इस चीज को लेकर यहां पे विरोध प्रदर्शन हुआ। इस चीज को लेकर यहां पे विरोध प्रदर्शन हुआ। क्यों? क्योंकि इस चीज से, ये जो कारतूस गाय और सूअर की चर्बी से बने हैं, उन्हें मुंह से छीलना पड़ रहा है। तो इसको लेकर हिंदुओं की भावनाओं को भी ठेस पहुंची, हिंदुओं को भी और मुस्लिम्स को भी ठेस पहुंची, मुस्लिम्स को भी ठेस पहुंची। ठीक है? तो यहां से शुरुआत हो जाती है। 10 मई 1857 मेरठ छावनी से शुरुआत होती है। इसके बाद क्या होता है? 11 मई और 12 मई ये जो मेरठ के सिपाही हैं ये दिल्ली पहुंच जाते हैं। ये कहां जाते हैं? ये सिपाही दिल्ली पहुंच जाते हैं। अब दिल्ली पहुंच जाते हैं तो दिल्ली में किसका रूल था? तो बहादुर शाह जफर। किसका? बहादुर शाह का रूल था। तो ये सिपाही दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को कह देते हैं कि आप ही हो हिंदुस्तान के बादशाह, आप ही हो राजा। तो फिर क्या होता है? बहादुर शाह जफर की सेना भी इन मेरठ से पहुंचे सैनिकों के साथ मिलकर दिल्ली से 1857 की क्रांति का लीड कर रहे हैं। दिल्ली से 1857 की क्रांति को समर्थन दे रहे थे ये दोनों मिलकर। यानी कि आप कह सकते हैं कि बहादुर शाह जफर भी अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति में खड़ा हो गया और ये मेरठ के सिपाही वहां पहुंच गए। क्लियर है? अच्छा, ये चीज, ये तो 10 मई से चलो शुरुआत हो गई। इससे पहले जो मंगल पांडे हैं, मंगल पांडे, ये बंगाल में मंगल पांडे, इन्होंने भी इसी चीज को लेके विद्रोह पहले किया, ये गाय सूअर की चर्बी वाला, और इन्होंने 2 लोगों को, 2 अधिकारियों को मार भी दिया।
2 अधिकारियों को मार दिया इन्होंने, मंगल पांडे ने, बंगाल में। ठीक है, तो इन्हें तो फांसी दे दी गई, इन्हें तो फांसी दे दी गई मई से पहले ही। बाद में फिर दोबारा से ये विद्रोह हुआ, और यहां से जब इस विद्रोह की शुरुआत हुई तो धीरे धीरे ये पूरे देश में फैल गया। अलग अलग जगह से अलग अलग लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो रहे थे, है ना। चाहे हम बिहार से कुंवर सिंह की बात करें, चाहे लखनऊ से बेगम हजरत महल की बात करें, चाहे झांसी और ग्वालियर से हम तांत्या टोपे और झांसी की रानी की बात करें, तो सब लोग अलग अलग इनका विद्रोह को इंजाम दे रहे थे और इनका विरोध कर रहे थे। ये है आपकी 1857 की इवेंट। और शुरू कहां से हुई? मेरठ से हुई, और फिर धीरे धीरे हर जगह पहुंचने लगी, कानपुर में, झांसी में, लखनऊ में और इंडिया में पहुंच गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे, Who was associated with the formation of Deccan Educational Society? डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के गठन से कौन जुड़ा है? डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के गठन से कौन जुड़ा है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। तो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के गठन से जुड़ा है बीजी तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक के साथ कौन था? और यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक के साथ कौन था? तो भैया गोपाल अगरकर। कौन थे? गोपाल अगरकर, गोपाल अगरकर। और ये बात कब की है? तो ये 1884 की बात है। कब की है? 1884 की बात है ये। तो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना या उससे जुड़े हुए व्यक्ति कौन है? बाल गंगाधर तिलक, और उनके साथी हैं गोपाल अगरकर। और ये जो फॉर्मेशन हुआ डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी का, ये 1884 में हुआ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये बहुत सारी, ये क्या है? ये रिफॉर्म्स हैं। ये क्या है? सुधार हैं, रिफॉर्म्स हैं, है ना। और ये जो संस्था बन रही थी, इनके अलग अलग मकसद थे। जैसे हम सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स पढ़ते हैं, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स हम पढ़ते हैं, है ना। रिफॉर्म्स हम पढ़ते हैं, यानी कि सामाजिक और धार्मिक सुधार के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार के बारे में जब हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज हमें देखने को मिलती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं दूं आपको, तो आप राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, इनके बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की इन्होंने। और राम मोहन राय को राजा का टाइटल किसने दिया? अकबर सेकंड ने दिया था। अकबर सेकंड ने दिया था, क्योंकि राम मोहन राय नाम था इनका, टाइटल इनको राजा का किसने दिया? अकबर सेकंड ने दिया। ये भी पूछनी है। राजा राम मोहन राय की कुछ रचनाएं हैं, आप इनको बुक्स कह सकते हैं। तो संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, है ना। मिरातुल अकबर, मिरात उल अकबर, और उसके बाद ब्राह्मणिकल मैगजीन, ब्राह्मणिकल मैगजीन। ठीक है, ये राजा राम मोहन राय सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म से संबंधित हैं, सोसाइटी में रिफॉर्म्स लाने के लिए। दूसरी बात करें हम, जैसे रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन। तो स्वामी विवेकानंद इससे संबंधित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शिकागो कॉन्फ्रेंस इन्होंने किया, है ना। और यूनेस्को में वेदांता सोसाइटी की स्थापना की इन्होंने, तो अहम योगदान है। वहीं हम बात करें, एक नाम आपने सुना होगा, यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन क्या था? तो देखो, एक स्कॉटलैंड के निवासी थे हेनरी विवियन डेरोजियो, एक स्कॉटलैंड के व्यक्ति थे,
स्कॉटलैंड के व्यक्ति थे, क्या नाम था? हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो ये स्कॉटलैंड के थे, लेकिन कलकत्ता में ये घड़ी बेचने आए थे, यानी कि घड़ी बेचने का काम करने आए थे। कहाँ? कलकत्ता में घड़ी बेचने का काम करने आए थे, लेकिन फिर इन्होंने देखा कि यहाँ पे तो बहुत सारी चीजों की जरूरत है, सुधार की जरूरत है। तो यह हेनरी विवियन डेरोजियो ने वहां के छात्रों को अपने साथ ले लिया, और इन छात्रों को ही यंग बंगाल कहा जाता है। इन छात्रों को ही यंग बंगाल कहा जाता है। बाद में ये प्रोफेसर भी बने, है ना, कॉलेज में वहां प्रिंसिपल बने, और छात्रों को एक साथ ले लिया इन्होंने। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये। चलो आगे देखें। वेयर वॉज द वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज बिनबैक्स 2024 कंडक्टेड? बिनबैक्स 2024 जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये कहां पर कंडक्ट की गई? तो अंबाला हरियाणा में। कहां पर? अंबाला हरियाणा में ये एक्सरसाइज हुई। किसके बीच है ये याद रखना है आपको? वियतनाम और भारत के बीच में बिनबैक्स एक्सरसाइज। गोविंद सागर जो झील है किस राज्य में स्थित है? गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है? बताओ भाई, गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो जी हाँ, ये हिमाचल प्रदेश में है। 90 किलोमीटर लंबी है, 90 किलोमीटर लंबी है, और गुरु गोविंद सिंह के नाम पर ये नाम रखा गया है। किसके नाम पर? गुरु गोविंद सिंह के नाम पर ये नाम रखा गया है, ध्यान रखेंगे। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर? डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? बताओ भाई। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये देखिए, के बाला सुब्रमण्यम को सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। के बाला सुब्रमण्यम को सिटी बैंक जो इंडिया है उसका नया प्रमुख चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। ये ध्यान रखेंगे, करंट अफेयर का सवाल है। तो सिटी बैंक ने के बाला सुब्रमण्यम को इंडिया सब क्लस्टर ऑफ बैंकिंग प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। ये असू खुल्लर का स्थान लेंगे। तो इससे पहले कौन था सिटी बैंक का? असू खुल्लर, लेकिन अब उनकी जगह पे कौन आ गया है? के बाला सुब्रमण्यम। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे, ये आपको याद रखना है। अपॉइंटमेंट जो नियुक्ति होती है उससे संबंधित है, करंट अफेयर का जो सवाल आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो सिटी बैंक एक प्राइवेट बैंक है, इसके ये नियुक्ति हुई है यहाँ पे, जो ध्यान रखना है आरबीआई के मंजूरी के अधीन हुआ है ये। ठीक है, क्लियर? अगर हम बात करें के बाला सुब्रमण्यम की, तो ये अनुभवी बैंकर हैं, 2 दशकों से अधिक का अनुभव है इनको, है ना, और 1996 में सिटी इंडिया से जुड़े थे, और वाणिज्यिक स्नातक यानी कि कॉमर्स में ग्रेजुएट हैं सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता से, और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सीए हैं, और उसके बाद कॉस्ट अकाउंटेंट ICWA है। तो ये इनकी क्वालिफिकेशन है। ठीक है भाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन से जुड़ने के लिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।